हाँ जी, पहला प्रश्न है वेबर प्रति वर्ग मीटर किसका मात्रक है? ये चुंबकीय क्षेत्र का। यदि वेबर भर आता तो चुंबकीय फ्लक्स का, वेबर भर है तो किसका? चुंबकीय फ्लक्स का, और वेबर प्रति मीटर है तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का। अब अगला है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ये भी होता है, वेबर पर वर्ग मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। अब यदि आपको कैसे पता चले, भूल गया कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कैसा है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो अभी फाई इक्वल टू क्या था यार, बी ए कॉस थीटा, तो मैं कॉस थीटा यदि छोड़ दूं, सिर्फ इतना जानूं फाई इक्वल टू क्या होता है बी ए, तो मुझे बी का मात्रक निकालना है तो क्या करना पड़ेगा यार, फाई बटे ए, तो ये क्या आ जाएगा बी। अब यहाँ से मात्रक निकाल सकते हो, देखो फाई का मात्रक क्या होता है वेबर, फाई का मात्रक क्या वेबर, और ए का मात्रक क्या है मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब दूसरा देखो जो बायो सेवर्ट का नियम होता है, क्या होता है यार, डी बी इक्वल टू आई, हाँ डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो साइन थीटा नहीं लिख रहा क्योंकि मात्रक निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा का मात्रक नहीं होता, रेडियन होता है लेकिन लिखते नहीं, उसका देखते हैं। तो आई का मात्रक क्या होता है एम्पियर, ठीक है, और डी एल का मात्रक क्या होता है मीटर, और यहाँ पर आर स्क्वायर का मात्रक क्या होता है, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर अभी एक और था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसका न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, उसका भी होता है। यदि सारा कुछ हल करेंगे तो उसका क्या होता है न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर, है ना, एम्पियर प्रति मीटर तो आ रहा है, न्यूटन किसका आ जाएगा उसका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, इसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, और नहीं है तो इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक। अगला देख लो, चुंबकीय सुई असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो वह अनुभव करेगी, बल अनुभव करेगी कि बलाघूर्ण अनुभव करेगी कि दोनों अनुभव करेगी। तो यहाँ पर अब ऑप्शन समझना, कभी ये बल सही होता है, कभी बलाघूर्ण सही होता है, कभी दोनों सही होता है। कब कैसा होगा, यदि यहाँ से मैं आ हटा दूँ, सिर्फ क्या हो जाए समान चुंबकीय क्षेत्र, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बलाघूर्ण, और यदि असमान होगा तो ये क्या हो जाएगा दोनों। बल और बलाघूर्ण में दोनों में फ़र्क ये है कि जब बल लगता है तो कोई वस्तु आगे बढ़ती है, और बल आघूर्ण लगता है तो कोई वस्तु क्या होती है घूमती है। जैसे पंखा का घूमना क्या है, साइकिल के पहिए का घूमना, और साइकिल का आगे जाना बल। अब साइकिल में दोनों होता है, पहिया भी घूमता है, आगे भी बढ़ती है, तो उसमें बल आघूर्ण भी लगता है और बल भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम चुंबकीय सुई को रखेंगे तो यदि समान चुंबकीय क्षेत्र है तो क्या लगेगा बल आघूर्ण, और असमान चुंबकीय क्षेत्र है तो बल और बल आघूर्ण दोनों लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक। अब इसमें देख लो लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसमें देख लेते हैं। हाँ, तो लौह चुंबकीय पदार्थ हम निकिल कोबाल्ट लोहा, है ना, इन चीज़ों को देखते हैं। अब इसमें देख लो वह पदार्थ जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और कैसी है धनात्मक, वो क्या होता है अनुचुंबकीय। मान लो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होता तो आप प्रतिचुंबकीय चुन लेते, अल्प और ऋणात्मक होता तो क्या चुन लेते प्रतिचुंबकीय। ऑप्शन यही होता है, यही जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, आपको यहाँ भी समझना है, थोड़ा सा तो बदलना है, अल्प और यहाँ क्या कर दिया ऋणात्मक, आंसर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, ठीक है। अच्छा, लौह चुंबकीय के लिए इसमें क्या कर देना चाहिए अधिक और धनात्मक, बस इस तरह से तो है। तो उसी का जो पढ़े हो टेस्ट इस तरह से हो जाता है। अब देखो एम चुंबकीय आघूर्ण वाले दंड चुंबक को लंबाई के अनुदिश 2 बराबर भागों में बांटने पर उसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर देखना, ऐसा क्वेश्चन है कि मान लो मेरे पास ये चुंबक है, ये N और S, ठीक है, और इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है M है। यदि मैं इसको आधे से काट दूं तो चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण भी कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। माने इस चुंबक की शक्ति भी क्या हो जाती है घट जाती है। यदि कोई बड़ा चुंबक है
तो टुकड़े कर दोगे तो चुंबक की शक्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आधा करोगे तो आधा घट जाएगी, 10 टुकड़ा करोगे तो 10 टुकड़ा में बट जाएगी वो, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर यही है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, m/2। ठीक है, क्लियर हो गया ये। यदि इसको 3 बराबर भागों में बांटते तो m/3। मान लो इसका चुंबकीय आघूर्ण मान लो यहाँ पर होता ऐसा मान लेता हूँ 100 होता, तो 2 बराबर भागों में बांटते तो इसका क्या हो जाता 50, इसका भी क्या हो जाएगा 50। फिर मैं इसको 2 टुकड़े कर देता तो 50 का फिर आधा आधा हो जाता, इसका क्या हो जाता 25, इसका भी 25। उसकी चुंबक की शक्ति जितने टुकड़े करते जाओगे उतने में वो क्या हो जाती है, घटती जाती है। अगला देखो, इसमें चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है, तो ये S से N की ओर होती है, चुंबकीय अक्ष के अनुदिश। अब दोनों चीज़ समझना, हम लोग विद्युत आघूर्ण भी पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो धनात्मक से कहाँ की ओर होती है, ऋणात्मक। माने ये धनावेश से प्रारंभ होते हैं, ऋणावेश में क्या होता है, समान। लेकिन जो आघूर्ण की दिशा होती थी वो ऋण से कहाँ की ओर होती थी, धन की ओर। तो यही है यहाँ पर, ये S ध्रुव से कहाँ की ओर होती है, N ध्रुव। तो 2 चीज़ इसमें समझना, यदि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लिखा होता आघूर्ण की जगह, है ना, तो ये होता N ध्रुव से S ध्रुव की ओर, और जब आघूर्ण लिखेगा तो आघूर्ण की दिशा उसके उल्टा होता है। तो इसको 2 तरह से आपको सोचना है। समझ में आया ये? अच्छा, फिर से बात करता हूँ। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की, और चुंबकीय आघूर्ण की दक्षिण से उत्तर की। ठीक है, तो 2 शब्द होते हैं, इसीलिए इसका अधिकतर खाली स्थान में पूछता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला रहता है ना। तो समझ में आ रहा है? तो एक शब्द उसको बदलना है, आघूर्ण की जगह दिशा, तो ये भी बदल जाएगा, N इधर हो जाएगा, S इधर हो जाएगा। ठीक, अगला, धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो कहाँ ठहरेगी? हाँ, तो चाहे धारावाही परिनालिका हो या दंड चुंबक हो, दोनों में से किसी एक को भी लटकाओगे तो हमेशा कहाँ, उत्तर दक्षिण। ठीक है, अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति की 2 गुनी होती है। ये हम पहले चैप्टर में पढ़े थे, जब हम सूत्र निकाले थे, तो कुछ लोग तो थे नहीं, तो देखो इसमें E बराबर हम निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पता नहीं ये क्या जेड जैसे लिख गया है, और यहाँ होता था 2p/r³। ये किसका होता था, अक्षीय का, और यदि 2 हटा दो तो क्या होता था, निरक्षीय का। तो माने निरक्षीय का 2 गुना करने पर क्या बनता था, अक्षीय। इनमें जो संबंध था वो कैसा था, 2 गुना का। अब धारावाही परिनालिका खाली स्थान की तरह व्यवहार करती है, तो ये क्या है, दंड चुंबक भी लिख सकते हो, क्षण चुंबक भी लिख सकते हो, एक ही चीज है, दंड चुंबक और क्षण चुंबक। ठीक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक के पास ले जाएंगे तो क्या होंगे, प्रतिकर्षित। ठीक है, और यहीं पर यदि अनुचुंबकीय हो जाता तो आकर्षित, लौह चुंबकीय होता तो तब भी आकर्षित हो जाता। ठीक है, ऐसे। चलो, अब ये अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, समांतर। यदि यहीं पर लौह चुंबकीय होता तो समांतर, और यदि प्रतिचुंबकीय होता तो लंबवत। ठीक है, तो जब मैं टेबल लिखा रहा था तो बोल रहे थे सर इतना सारा टेबल में काहे लिखाते हैं, उसी का देखो, उसी से भीतर से लेकर के क्या बना रहा है, इसका छोटे छोटे क्वेश्चन बना देता है, इसलिए। तो टेबल पढ़ोगे तो ये भी बन जाएगा, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेबल अच्छे से बन रहा है। जैसे अभी ये सारा आप बता रहे थे कि चलो यदि प्रतिचुंबकीय है तो ऋणात्मक होगा, अल्प होगा, कहाँ से मिल रहा है हमको, टेबल से नहीं मिल रहा है, टेबल अच्छे से बन रहा है, ये सारा बन जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं अगला, 1 न्यूटन एम्पियर मीटर या 1 टेस्ला का मान गॉस के बराबर होता है। तो ये गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है। यदि मैं बोलूँ 1 टेस्ला बराबर कितना गॉस होता है, तो ये 10⁴ इतना गॉस होता है। ठीक है, इस तरह से ये, और इसी का उल्टा पूछ दिया, 1 गॉस बराबर कितना टेस्ला होता है, तो 10⁻⁴। 1 टेस्ला बराबर गॉस पूछेगा तो उधर चला जाएगा प्लस में, और गॉस का पूछेगा तो इधर आ जाएगा माइनस में, ऐसा है। हाँ जी, अगला देख लो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। अब देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति।
अब ये खाली स्थान में पूछा है कैसा, अल्प और ऋणात्मक, ठीक है ना। तो ये सब कुछ टेबल ये अलग से याद नहीं करना, टेबल तैयार कर लो, उससे ये जान लो कि एक दो ठो ऑब्जेक्टिव आएगा टेबल से ही। हाँ, पृथ्वी एक कैसा चुंबक है, स्थायी है और प्राकृतिक चुंबक, इसको हमने नहीं बनाया है। चुंबक के ध्रुव सदैव युग्म में होते हैं। तो देखो जब हम लोग उसका वो पढ़ रहे थे चुंबक के गुण, तो गुण में ही एक पॉइंट था, उसी से पूछ देता है ऑब्जेक्टिव बना करके। यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो उत्तर दक्षिण दिशा में, समान ध्रुव में क्या होगा, प्रतिकर्षण, असमान ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण। और ये चुंबकीय पदार्थों को क्या करता था, आकर्षित करता था, और इसके जो ध्रुव होते थे सदैव जोड़े में होते थे। तो जैसे 4 गुण हैं, चारों में से किसी का खाली वाली स्थान बना के पूछ लेगा इस तरह से। तो थ्योरी से ही ये सारे प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे। चुंबक की प्रभावी लंबाई ज्यामितीय लंबाई की 5/6 होती है। तो मैं उस दिन बताया था कि एक चुंबक जो होता है, मान लो ये 6 इंच का चुंबक है, तो इसके ध्रुव कितने दूरी पर होंगे, 5 इंच पर, थोड़ा अंदर रहते हैं ध्रुव, बहुत किनारे पर नहीं रहते हैं। तो जो पूरी लंबाई होती है वो 6 गुना हो जाती है, और जो अंदर की लंबाई होती है वो 5 गुना। ऐसे ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य माने चुंबक की शक्ति, ध्रुव की शक्ति, चुंबक के ध्रुव की शक्ति, तो वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि। एक चीज़ और देखना, जिस ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय बनता है उसे क्या कहा जाता है, क्यूरी ताप। मान लो कोई आपके पास चुंबक है, अब सोचते हो कि इसका चुंबकत्व तो समाप्त हो जाए, क्योंकि किसी को बिगाड़ना आसान होता है, बनाना थोड़ा कठिन होता है। तो इसको क्या कर दो, गरम कर दो। गरम कर दोगे तो ये साधारण क्या बन जाएगा, लोहा बन जाएगा, ठीक है। तो जिस ताप पर ये चुंबकत्व तो समाप्त हो गया, उसी ताप को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी ताप। कोई भी चुंबक है उसको इतना गर्म किया जाए कि उसका चुंबकत्व तो क्या हो जाए, समाप्त। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ से देखना। मान लो ये चुंबक है और अभी इसका ताप कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसको गर्म किया तो ये कितना हुआ, 40, लेकिन तब भी इसके अंदर थोड़ा बहुत चुंबक बचा हुआ है। फिर मैं ऐसे करते करते बढ़ाते बढ़ाते जब मैं 70 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता हूं तो ये पूरा चुंबकत्व इसका समाप्त हो जाता है। माने दूसरे लोहे को टुकड़े के लाता हूं तो ये नहीं चिपकाता है। तो ये जो 70 है, इस ताप को हम क्या बोलेंगे, क्यूरी ताप। तो जिस ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थ क्या बन जाए, प्रतिचुंबकीय, उसे क्या कहा जाता है, क्यूरी ताप। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान वक्र बनाती हैं। मान लो यहाँ पर नहीं शब्द आ जाता, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान वक्र नहीं बनाती, तब क्या बढ़ते, खुला वक्र। तो कभी कभी नहीं लगा करके भी इसको पूछ देता है ना। उसी को पढ़ने का 2 तरीका हो गया। जब दंड चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो बल आघूर्ण का मान क्या होता है, 0। अब इसको याद नहीं करना, जब ऐसे पूछे तो सूत्र वाला है। तो बल आघूर्ण का सूत्र ये था, टाउ बराबर mb साइन थीटा। समांतर होगा तो थीटा का मान कितना रखोगे यार, 90 की 0। समांतर है तो क्या रखोगे, फिर कंफ्यूजन में होगे, 0 की 90, ठीक है। कब यहाँ पर 90 रखते, क्षेत्रफल होता, क्षेत्रफल होता या लंबवत लिखा होता। तो यहाँ पर तो क्षेत्रफल नहीं है ना, जब क्षेत्रफल नहीं तो सीधा सीधा कोण रखते हैं क्या, साइन 0। तो साइन 0 का मान 0 होता है, सब कुछ क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। वैसे बल आघूर्ण में हमेशा, चाहे जितने भी बल आघूर्ण हो, चाहे वो विद्युत वाला हो, चाहे कोई भी बल आघूर्ण, हमेशा उसमें सूत्र में साइन ही रहता है। अब क्या आ गया, म्यू नॉट का मान। तो ये म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक। ये छूट गया था। चलो अब जोड़ी वाले में देख लेते हैं यार। तो यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ इसमें कौन सा है यार, इस्पात। इसका अंग्रेजी शब्द स्टील है, और स्टील का मतलब यहाँ लोहा समझना है। लोहे में थोड़ा कार्बन मिला दो तो उसको स्टील बोलते हैं, और उस लोहे में यदि क्रोमियम मिला दो तो स्टेनलेस स्टील, जिससे घर में बर्तन बनाते हैं, उसको हम जनरली बोलचाल में स्टील बोल देते हैं, ठीक है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इस्पात। अब यहाँ पर चुंबकशीलता जो इसका मात्रक है, हेनरी पर मीटर है। इसके बाद यहाँ चुंबकीय प्रवृत्ति है, ठीक है। ये कैसी राशि होती है,
विमाहीन राशि होती है, इसकी ना विमा होती है और ना ही इसका मात्रक होता है, मात्रकहीन भी है और विमाहीन है। चुंबकीकरण या चुंबकी तीव्रता ये जो है ये क्या है, एम्पियर मीटर, एम्पियर प्रति मीटर। इनको छोटे छोटे टॉपिक अलग से लिखे थे और जब छोटे टॉपिक होते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन करते हैं। फिर ये है चुंबकी फ्लक्स, तो चुंबकी फ्लक्स का मान वेबर, मतलब आपसे एक ठन भर अच्छे से बन रहा है वेबर। अब यहाँ पर छठवां क्या है, चुंबकी आघूर्ण, और ये क्या है, एम्पियर वर्ग मीटर, AM स्क्वायर होता है, ठीक है ऐसे। और यहाँ ध्रुव प्राबल्य जो है वो कितना होता है, एम्पियर मीटर, ठीक। हालांकि ये मात्रक आत्रक आता नहीं, पर मैं बना दिया था इसकी जोड़ी वगैरह। अब इसका सूत्र भी देख लो यार, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण ये है mb sin थीटा, ये भी चुंबकीय आघूर्ण है क्या, हाँ रुक जाओ, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, हाँ मैं इसलिए थोड़ा सा देखना। अब दो चीज़ें हैं आपके पास, एक बार होता है, इधर सुनो, एक बार होता है क्या, बल आघूर्ण, और एक अलग चीज़ होती है क्या, चुंबकीय आघूर्ण। दोनों को समझना। तो यहाँ पर यदि दंड चुंबक का बल आघूर्ण होता, जैसे तीसरे नंबर में यहाँ पर क्या लिखा है, बल आघूर्ण, तब बल आघूर्ण क्या होगा, mb sin थीटा, और जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या हो गया, m×2, ठीक है। इसी तरह से इसका देखो, धारावाही लूप का, इसमें क्या पूछा है, चुंबकीय आघूर्ण, ये क्या हो गया, हाँ। फिर यहाँ धारावाही लूप पर अब क्या पूछा है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण ये होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। चुंबकीय आघूर्ण अलग है, तो एक बार फिर से अलग से पूछ देता हूँ यार। यहाँ पर दंड चुंबक का बल आघूर्ण क्या होगा, दंड चुंबक का बल आघूर्ण mb sin थीटा, और दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m×2l, ठीक है। इसी तरह धारावाही परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण NIA, और बल आघूर्ण होगा तो NIAB sin थीटा, टाउ का मान है ये, बल आघूर्ण टाउ। अब ये चुंबकन इंपॉर्टेंट है इसमें, ये हाँ, पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न कुल चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं, चुंबकन, ठीक है। अब यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स, इसको तो बता दो, ये तो कल वाला था, है ना। तो ये क्या हो गया, BA cos थीटा। फिर ये क्या है, चुंबकीय तीव्रता, ये B/μ होता है, इस तरह से। अब है चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा, इससे बनेगा, हाँ, ये M माने ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव की शक्ति, और 2L माने प्रभावी लंबाई, और ये गुणनफल हो गया। तो परिभाषा इससे बनेगी क्या, हाँ, चुंबक की प्रभावी लंबाई और ध्रुव प्राबल्य, इसको इधर भी लिख सकते हो और इसको इधर भी लिख सकते हो, गुणे में कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 × 3 लिखो, 3 × 4 लिखो, उससे कुछ नहीं, ठीक, आएगा तो वही आंसर। तो ध्रुव प्राबल्य और प्रभावी लंबाई के गुणनफल को क्या कहा जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आगे देखो यार, एक चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कब अस्थायी संतुलन होता है। तो यहाँ पर अस्थायी और स्थायी संतुलन का देखना, जब वो एक ही दिशा में संरेखित हो, समान दिशा में, तो स्थायी, और विपरीत दिशा में हो तो अस्थायी। एक प्रश्न भी आया था जब हम वहाँ पर एक बार 0 डिग्री का कोण लिए थे जब सवाल कर रहे थे, और एक बार कितना लिए थे, 180। तो 0 का कब लिए थे, जब वो एक ही स्थायी संतुलन था, और अस्थायी संतुलन था तो क्या लिए थे, 180। तो 180 का मतलब वो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में हो तो कैसा, अस्थायी संतुलन, और यदि समान दिशा में हो तो स्थायी संतुलन। अगला देख लो, एक चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कब स्थायी संतुलन में होता है। वही प्रश्न है, ये किसका, क्षेत्र की दिशा में, और ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब यहाँ पर दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों पर बराबर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, पर इसको फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर ये अक्षीय स्थिति का है,
और अच्छी स्थिति में ये सूत्र जो होता है वो दोगुनी होता है, ठीक है, हाँ दोगुनी। तो इस सूत्र को ऐसे देख लो, डेरिवेशन तो हुआ नहीं है, हाँ क्या करेंगे देख के, नहीं आएगा तो चलो ठीक है। 4 नंबर का देखो, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 4/5 है, ये पदार्थ कैसा है, कैसे जान गए अनुचुंबकीय है? पहले तो इसका चिन्ह देखना होता है, चिन्ह इसमें कैसा है, धन का कि ऋण का? धन का है, ठीक है। दूसरा 4 में 5 का भाग करोगे तो 0.8 आया, तो इसका मतलब हो गया कि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक है, सुनो पहले, और साथ में क्या है, अल्प है, ठीक है। धनात्मक इसलिए कि यहाँ चिन्ह कोई नहीं तो क्या हो गया, धन, और इसको यदि भाग करेंगे तो इसका मान 1 से नीचे आ रहा है, तो ये हो गया अल्प, तो ये पदार्थ क्या हो गया, अनुचुंबकीय। अब इस पदार्थ के बारे में बोलो, चुंबकीय प्रवृत्ति कैसे जान गए, प्रतिचुंबकीय। हाँ, कुछ मत देखो, मान भी मत देखो, यदि माइनस लगा है तो माइनस है माने वो क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया, ठीक। हाँ, जहाँ माइनस नहीं है वो अनुचुंबकीय भी हो सकता है, लौह चुंबकीय भी हो सकता है। मान लो कैसे होता है, यदि मैं यहाँ पर पूछ देता कि ये लौह चुंबकीय कब होता, ये जैसे लिखा है ना, यदि ये 40/5 होता है ना, तो ये क्या आ जाता, 5 अट्ठे 40, दशमलव से बड़ा आ जाता, ऊपर मान आ जाता, तब हम इसको क्या बोलते, लौह चुंबकीय। अब यदि 4/5 है तो 0.1 से कम आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अनुचुंबकीय, ठीक है। तो लौह चुंबकीय के लिए मान कैसा होता है, अधिक होता है, दशमलव में नहीं होता है। कौन सा पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करता है, ये प्रतिचुंबकीय। अब क्यूरी नियम क्या था, यदि अनुचुंबकीय पदार्थ को गर्म करेंगे तो क्या बन गया, प्रतिचुंबकीय। अब प्रतिचुंबकीय को गर्म करते रहो थोड़ी ना कुछ बनेगा, इसलिए प्रतिचुंबकीय वो क्यूरी नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। यदि इसमें देखो ऐसा हो जाता है, यदि लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसको गर्म करेंगे तो ये किस में बदलेगा, पहले अनुचुंबकीय में। अनुचुंबकीय को गर्म करोगे ये किस में बदल जाएगा, प्रतिचुंबकीय में। और प्रतिचुंबकीय को गर्म करोगे कुछ नहीं होगा, मानिए क्यूरी नियम का पालन नहीं करता है, ऐसे। अब ये चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु किसे कहते हैं, तो जहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 0। उदासीन का मतलब वही है कि जिस पर कोई प्रभाव न पड़े, जैसे मान लो पानी पी रहे हो, अब उसमें टेस्ट न आए कि ये गर्म है कि ठंडा है कि मीठा है कि कड़वा है, कुछ नहीं पता चल रहे, माने वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। वही क्या कहलाता, उदासीन बिंदु कहलाता है। तो जहाँ पर चुंबकत्व का प्रभाव न रहे उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु। समझना, मैं ऐसे बता दूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। यदि मैं यहाँ पर एक चुंबक लाया N वाला, और यहाँ भी एक चुंबक लाया क्या, N ध्रुव का, ठीक है, पीछे यश भी रहेगा। अब यहाँ समझना, यहाँ पर यदि मैं चुंबकीय सुई रखता हूँ तो इसके पास रखा तो इधर मुड़ गई, उसके पास रखा तो उधर मुड़ गई। एक मुझे ऐसा बिंदु मिलेगा जहाँ वो अपने मन का रहेगी, ना उधर जाएगी ना इधर जाएगी, वो क्या कहला गया, न्यूट्रल कहला गया। क्या हो गया, दो लोगों के यदि झगड़ा हो जाता है और एक दोस्त है, अब वो दोनों का दोस्त है, उधर बोल देगा तो वो नाराज हो जाएगा, इधर बोल जाएगा तो वो नाराज हो जाएगा, तो बोलता नहीं, उधर से टरक जाता है, कहना चाहिए हट जाता है, वहाँ पर वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा समझ लो, ठीक। तो अब इसमें 2 अंकों में थोड़ा सा देख लेना, 2 अंकों में जो प्रश्न है इम्पॉर्टेंट वाला उसकी बात कर लेता हूँ। ये आपको चुंबकन हर हालत में पढ़ लेना है, चुंबकीय तीव्रता पढ़ लेना है, ठीक है। ये दोनों हम वो करे थे उस दिन, तो मैं देखा था। फिर ये देख लो, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, और ये चुंबक संबंधी गॉस का नियम और ये चुंबक के गुण। बस यही क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं। और जैसे ये परिभाषा आ गई ना, प्रतिचुंबकीय किसे कहते हैं, टेबल से ही निकाल के लिख देना। जैसे उसमें लिखे थे कि ये प्रबल चुंबक से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, वही क्या कहलाएगा, प्रतिचुंबकीय कहला गया।
तो परिभाषा टेबल से ही निकल आएगी, अलग से आपको माने लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जो सबसे ज़रूरी है उसमें ये दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका में अंतर है ना। और जो लास्ट का है यार, कौन सा, एक वो कहाँ गया, ये प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी और लौह चुंबकी में। हाँ, इसके अलावा